हेलो बच्चों, मैं पंकज गंगवार एक बार फिर अपने इस चैनल में आप लोगों के लिए एक नए लेक्चर के साथ आया हूं। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए मेटल और नॉन मेटल यूनिट से रहेगा। क्योंकि आज इस यूनिट में हम एक शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में हम उन सारी चीजों पर अपना फोकस करेंगे जहां से हम मेटल और नॉन मेटल को जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए हायर क्लासेस में भी बड़ा महत्वपूर्ण है और उस महत्व को ध्यान में रखते हुए, आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं इस पे आगे अपनी बात शुरू करता हूं। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो, पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। बात हम करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल से, धातु और अधातु। धातु और अधातु इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि धातु अधातु क्या होते हैं और हम इनका अध्ययन कहां से करना शुरू करें। यानी हमारे लिए जो प्रिमिटिव चीजें हैं, जो प्राथमिक चीजें हैं, वो क्या हैं। सबसे पहले हम कहां से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें कि पदार्थ क्या होता है। आप लोगों ने पदार्थ या द्रव्य के बारे में क्लास 9th में पढ़ा है। इससे पहले शायद आप क्लास 7th में भी, 8th में भी इन चीजों को आप पढ़ चुके हो कि पदार्थ या द्रव्य वे सभी वस्तुएं इसमें सम्मिलित हैं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती हैं। जैसे कुछ चीजों के हम एग्जांपल देते, पानी एक द्रव्य है, तेल एक द्रव्य है, लकड़ी एक द्रव्य है, मिट्टी एक द्रव्य है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, ये बहुत सारी गैसें हैं, वायु, ये सभी चीजें द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि इन्हें हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं अथवा फिर अनुभव कर सकते हैं। ये स्थान घेरती हैं और इनमें द्रव्यमान होता है। तो केवल एक फैक्ट इसमें जरूरी होता है कि द्रव्य के अंतर्गत द्रव्यमान युक्त सारी चीजें आती हैं, भले ही उनको हम देख पा रहे हो या ना देख पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल प्रकाश द्रव्य नहीं होता। प्रकाश को हम द्रव्य की श्रेणी में या पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि पदार्थ को हम देख सकते हैं, प्रकाश को हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश जो है उसमें द्रव्यमान नहीं होता। तो प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता, इसीलिए प्रकाश को हम द्रव्य की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। तो इसके बाद पदार्थ की एक बार अवस्थाओं को भी जान लेते हैं। जो पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं वो प्रायः ठोस, द्रव और गैस होती है। अब बात करेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण। अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं, लेकिन अगर हम पदार्थ के वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है या दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। देखिए, शुद्ध पदार्थ का तात्पर्य होता है कि शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, जिसको हम एक रासायनिक सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और अशुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनका कोई भी रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता है। उनमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं और इनके लिए हम कोई भी एक निश्चित सूत्र भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर शुद्ध पदार्थ, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, उनको हम मिक्सचर या मिश्रण भी कह सकते हैं। अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनके लिए हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहते हैं। जो साधारण भाषा है उसमें हम मिश्रण कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूध है, दही है, इस टाइप के जो पदार्थ आते हैं, घी है, तो इस टाइप के पदार्थों में जो इनका रासायनिक संगठन होता है वो निश्चित नहीं होता है। इसमें कुछ वेरिएशन देखने को लगातार मिलते रहते हैं,
तो इनको हम शुद्ध पदार्थों की श्रेणी में नहीं रखते हैं और इनके लिए हम कोई भी एकदम जो सटीक रासायनिक सूत्र भी इनके लिए हम नहीं ज्ञात कर पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थों की। तो देखिए, शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनकी संरचना एक निश्चित माप के अनुसार यानी निश्चित व्यवस्था के अनुसार होती है, जिनका एक रासायनिक सूत्र होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित होता है, जिनको एक रासायनिक सूत्र के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और शुद्ध पदार्थ जो है वो संरचना के आधार पर दो वर्गों में बांटे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व की और दूसरे यौगिक होते हैं। तो तत्व किसी पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है। तत्व किसी पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसमें सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि तत्व किसी पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसमें सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं परमाणु जो है वो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं तत्व कहलाते हैं। और तत्वों के लिए एक निश्चित सिंबल या निश्चित प्रतीक के द्वारा इनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं और सभी तत्वों के लिए एक निश्चित सिंबल का प्रयोग किया जाता है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। और दूसरे होते यौगिक। तो अब हम यहाँ यौगिक की बात करेंगे। यौगिक पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं या निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन यौगिकों में तत्वों के परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है। अगर हम यौगिकों को कुछ उदाहरण देख लें तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां हम देख सकते हैं कि H2O ये जल होता है और जल एक यौगिक है। जल में हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है, चाहे जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, लेकिन जल का सामान्य सूत्र और संगठन अपरिवर्तित रहेगा, तो इसे भी हम शुद्ध मान सकते हैं। तो जल जो है वो शुद्ध पदार्थ है या जल एक यौगिक है। और ऐसे ही तत्वों की बात करेंगे तो तत्वों को पुनः उनके कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग सबसे पहले होता है मेटल, और दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा होता है मेटलॉइड। मेटल कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेष लक्षण जैसे आघात वर्धनीयता, तन्यता, विशेष प्रकार की चमक, कठोरता, उच्च गलनांक, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, यानी कुछ विशेष प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम धातुएं कहते हैं। यद्यपि धातुओं के बहुत से अनेक लक्षण हैं। इसके बाद अधातु, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो धातुओं की अपेक्षा काफी भिन्न होते हैं। जैसे धातुओं में धातुक चमक होती है, अधातुओं प्रायः जो है वो धूसर और मटमैले रंगों में देखने को मिलती हैं। धातुएं आघात वर्धनीयता का गुण रखती हैं, यानी प्रहार करने पर उनमें बढ़ जाने का गुण होता है, यानी उनमें इस तरीके की एक फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। जबकि अधातुओं में भंगुरता हमें दिखाई देती है। भंगुरता का तात्पर्य होता है चोट लगने पर बिखर जाना। तो ये अधातुएं बोली जाती हैं। और इसके अलावा कुछ उपधातुएं होती हैं। उपधातुएं ऐसी हैं कि जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के लक्षण हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ धातुओं की बात करें तो धातुओं में हम जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है,
इस टाइप के जो तत्व हैं धातुओं की श्रेणी में आते हैं। अगर धातुओं की बात करें तो कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, तो इस टाइप के जो तत्व होते हैं ये अधातु होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, जैसे सिंबल में लिख रहा हूं FeCuAgZn, यानी ये मैंने लिखा Fe जो है ये लोहे का प्रतीक है, कापर Cu कापर या तांबे का प्रतीक है, Ag चांदी है और जिंक जो है ये जस्ता है। तो इस तरीके से मैंने 4 धातुओं के यहाँ पर प्रतीक लिखे हुए हैं। इसके अलावा हम अगर अधातुओं की बात करें तो अधातुओं में हम लिख सकते हैं कार्बन है अधातु है, सल्फर अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, फास्फोरस अधातु है। तो इस तरीके से बहुत सारी अधातुएं भी हम देखते हैं। इसके बाद उपधातुओं की बात करते हैं तो उपधातुओं में धातुओं और अधातुओं दोनों के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो इनमें कुछ तत्व जैसे हो जाते हैं, आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और तो इस तरीके से ये तत्व जो होते हैं ये अधातुओं की श्रेणी में आते हैं। अब चूंकि पाठ का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, तो हमें मेटल और नॉन मेटल पर फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं के सामान्य लक्षण की। तो धातुओं के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? धातुओं के सामान्य लक्षण। धातुओं के सामान्य लक्षण में अगर हम बात करें तो सबसे पहले साधारण ताप पर धातुएं प्रायः कठोर और उच्च गलनांक वाली होती है। तो सामान्य ताप पर धातुएं प्रायः कठोर और उच्च गलनांक वाली होती हैं। कठोर का मतलब है कि इनको दबाने पर या कंप्रेस करने पर इनके आकार में कोई परिवर्तन प्रायः नहीं देखा जाता है। कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं, जैसे क्षार धातुएं, इनमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो ये धातुएं कुछ मुलायम होती हैं और इनको हम चाकू के द्वारा काट भी सकते हैं। यानी ज्यादातर धातुएं कठोर होती हैं, कुछ धातुएं साधारण ताप पर मुलायम भी होती हैं, जिनमें सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, यानी मोस्टली ये जो क्षार धातुएं होती हैं। और क्षार धातुएं कौन सी होती हैं? ये वर्ग होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो यहां ये वर्ग होता है फर्स्ट ए वर्ग, और जो फर्स्ट ए वर्ग होता है, इस फर्स्ट ए वर्ग की धातुओं को हम क्षार धातुएं भी कहते हैं। और जो क्षार धातुएं होती हैं ये प्रायः सॉफ्ट होती है और इनको हम चाकू के द्वारा काट सकते हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसी होती है, मोस्टली जो डी ब्लॉक और ए ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं,
वो प्रायः कठोर होती हैं और कठोर होने के साथ साथ उच्च गलनांक वाली होती है। यानी अगर इनको हम गर्म करें तो आप लोग जानते हैं कि गर्म करने पर जो ठोस पदार्थ होते हैं वो पिघलने लगते हैं, लेकिन इनका जो गलनांक होता है यानी जो पिघलने की क्रिया होती है वो बहुत ही उच्च ताप पर होती है। केवल एक धातु ऐसी है जिसको हम मरकरी या पारा कहते हैं। मरकरी या पारा और इसका प्रतीक Hg होता है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी या पारा जो है वो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यहां पर फ्रेंसियम जो है ये भी साधारण ताप पर द्रव अवस्था में देखने को मिल जाता है। फ्रेंसियम भी लिक्विड स्टेट में साधारण ताप पर देखने को मिल जाता है। मैंने आपको ये बताया, मैंने एक लाइन, चूंकि ये चीज मैं अगले आपको पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में सारी चीजों के बारे में। वैसे ये मैंने लिखा है फर्स्ट ए वर्ग है और फर्स्ट ए वर्ग को क्षार धातु वर्ग भी कहते हैं, यानी क्षार धातुएं भी कहते हैं फर्स्ट ए वर्ग की धातुओं को। और इस वर्ग को अगर हम याद करना चाहें तो देखिए पीरियोडिक टेबल जो है वैसे अगर आप रटना चाहोगे तो बड़ा मुश्किल पड़ती है, लेकिन इनमें कुछ आसान सी ट्रिक है जिनके द्वारा हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ए वर्ग में यहाँ पर हाइड्रोजन भी विद्यमान होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा गया है, लेकिन ये मेटल नहीं है। इसलिए बात मैंने मेटल की थी, तो ये चूंकि मेटल नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर इसको नहीं लिखा था। लेकिन अगर आप वर्ग बार इस पूरे क्रम को याद करना चाहें तो इसके लिए आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। और मैं चलो यहाँ पर ये दो वर्ग आपको बताए दे रहा हूं, एक फर्स्ट ए वर्ग और एक सेकेंड ए वर्ग। फर्स्ट ए और सेकेंड ए। यहां इस वर्ग में हाइड्रोजन भी होता है, ये फर्स्ट ए होता है, और यहां पर ये सेकेंड ए होता है। फर्स्ट ए में यहाँ हाइड्रोजन होता है, ये मेटल नहीं है। बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इसके बाद में हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये दोनों वर्ग, फर्स्ट वर्ग को क्षार धातु, सेकेंड वर्ग को क्षारीय मृदा धातु। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, तो क्षारीय मृदा धातु इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वर्ग के जो भी धातु होते हैं ये मृदा के समान अगलनीय होते हैं। जैसे मिट्टी है, उसको गर्म करोगे तो गल थोड़ी जाती है, तो इसी प्रकार से ये भी धातुएं जो है गलती नहीं है लेकिन सॉफ्ट होती हैं। तो अगर हम इस वर्ग को याद करना चाहें तो चूंकि साधारण भाषा से हमें कोई भी चीज याद नहीं करनी होती है आसानी से, तो याद करने के लिए हम एक इसकी आसान ट्रिक आपको बता रहे हैं और हो सकता है आपको पसंद आए, आप इसे याद कर लें। देखिए क्या होता है कि परिवारों में आजकल जो बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई के अतिरिक्त माता पिता से उनकी बहुत सारी डिमांड बढ़ जाती है। अगर उनसे परिवार जो है, फैमिली मेंबर जो है, माता पिता है, वो अगर उनसे पढ़ने की बात करते हैं तो वो पढ़ने की बात पे तो कोई जवाब नहीं देते, बल्कि और अपनी कोई न कोई फरियाद रख देते हैं, कोई न कोई अपनी डिमांड रख देते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए, हमें मोटरसाइकिल चाहिए। तो ये सारी चीजें वो उनसे मांगते हैं। और स्वयं जो पढ़ाई करने की बात है
तो वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो यहां पर एक माँ जो है वो ईश्वर से, अब कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए घर में पैसे नहीं है, आप घर से 10,000 रुपए के मोबाइल की डिमांड करते हैं, घर में 10 रुपए भी नहीं है, तो ऐसे माता पिता क्या करते हैं कि भाई वो रब से फरियाद करते हैं, ईश्वर से अपनी प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो। तो इसी प्रकार से है हेलीना। एक हेलीना जो है, एक माँ का नाम है हेलीना। हेलीना ने की रब से फरियाद। तो इसको आप लिख सकते हो पहले वर्ग को हेलीना ने की रब से हेलीना ने की रब से फरियाद। क्या फरियाद की और क्यों की? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रे। मतलब इतनी बड़ी डिमांड कर दी। और ऐसा देखा भी जाता है कि आप लोग पढ़ते कम है और डिमांड ज्यादा रखते हैं, हैवी हैवी डिमांड रखते हैं। तो आप उसी चीज को लेकर के इन दोनों वर्गों को, जो कि आपको बहुत आवश्यक है, आप इनको याद भी कर सकते हैं। हेलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रे। बाप रे का वर्ड क्यों आया? क्योंकि ये भाई बहुत बड़ी डिमांड है, जो कि आसानी से एक बच्चे के लिए पूरी कर पाना जो है सबके बस की बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पर धातुओं के केवल एक लक्षण की अभी चर्चा की है। तो धातुओं में एक लक्षण मैंने आपको क्या बताया कि धातुएं प्राय कठोर होती हैं और उच्च गलनांक वाली होती हैं। लेकिन इनमें जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए की जो धातुएं हैं, ये धातुएं सॉफ्ट होती हैं, जिनको चाकू के द्वारा काट सकते हैं। और इनमें एक धातु केवल ऐसा देखा गया जो साधारण ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में देखने को मिलता है, और उस धातु का नाम क्या है? मरकरी या पारा प्रतीक होता है Hg, और अवस्था इसकी जो है वो द्रव होती है। लेकिन कभी कभी फ्रेंशियम भी द्रव अवस्था में देखने को मिल जाता है। इसके बाद दूसरे में बात करेंगे कि धातुओं में विशेष प्रकार की एक धात्विक चमक होती है, और दूसरा पॉइंट होता है धात्विक चमक, जिसको मेटेलिक लस्टर भी बोलते हैं। मेटेलिक तो धातुओं में विशेष प्रकार की धात्विक चमक या मेटेलिक लस्टर होती है। आप लोग देखते होंगे लोहे को अगर बीच से काटे तो उसमें भी सफेद रंग की एक चमक आपको देखने को मिल जाती है। चांदी का एक अपना एक कलर होता है, गोल्ड का एक अपना कलर होता है, एल्युमिनियम की अपनी चमक होती है। तो धातुएं प्रायः चमकदार होती हैं, ऐसा देखा जाता है। और धातुओं की विशेष चमक को धात्विक चमक कहते हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो धातुओं में जो है वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने की भी प्रवृत्ति होती है। यानी किसी भी मेटल पर अगर कोई प्रहार किया जाए, किसी दूसरी चीज को उसके ऊपर टकराया जाए, तो उसमें से एक विशेष प्रकार की धात्विक
धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक मेटेलिक साउंड उत्पन्न होती है, मेटेलिक साउंड उत्पन्न होती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज वगैरह में जो घंटी लगी होती है वो घंटी किसी न किसी मेटल की होती है, क्योंकि जब उस पर किसी दूसरी धातु का या छड़ का प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर प्रहार किया जाता है, तो उसमें एक बहुत तेज आवाज उत्पन्न होती है। तो धातुओं में जो है धातु ध्वनि उत्पन्न करने की भी एक प्रवृत्ति होती है। इसके बाद हम अगले इसमें चौथे पॉइंट की बात करेंगे। तो चौथे पॉइंट की बात हम करते हैं, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, जिसे हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। MALIABILITY। तो धातुओं में मैलिएबिलिटी का गुण होता है या आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता क्या होती है, इसको थोड़ा देख लेते। देखिए, आघात का अर्थ होता है चोट, आघात का अर्थ होता है चोट, और वर्धनीयता का मतलब होता है बढ़ना, यानी बढ़ने का गुण। तो धातुओं में चोट लगने पर बढ़ने का गुण होता है, यानी धातुओं पर जब हम किसी प्रकार की चोट लगाते हैं या उस पर कोई तेजी से प्रहार करते हैं, तो धातुओं में बढ़ने की जो कैटेगरी होती है वो होती है, और जिसके कारण धातुओं को पीट करके उनको एक सीट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी उनकी पतली सीटें बना दी जाती है। सोने और चांदी, इनके अंदर मैलिएबिलिटी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इनके बहुत पतले पतले वर्क बनाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मिठाई की दुकानों पर मिठाइयों के ऊपर चांदी के वर्क लगा देते हैं। तो चांदी के वर्क लगाए जाते हैं। चांदी का तो उपयोग शायद हो सकता है शरीर में आप लोगों को ना पता हो, लेकिन आयरन का उपयोग जरूर पता होगा कि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन की संरचना में रोल प्ले करता है, यानी हीमोग्लोबिन की संरचना में उसका रोल होता है, संरचना में भाग लेता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग चांदी का वर्क लगाते हैं, लोहे का वर्क क्यों नहीं लगा देते? भाई लोहे का सस्ता भी पड़ेगा और फायदेमंद भी ज्यादा होगा। लेकिन लोहे का वर्क इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि लोहे में आघात वर्धनीयता होती तो है, लेकिन चांदी या सोने जैसी नहीं होती है। इतने पतले वर्क लोहे के बनाए ही नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए आघात वर्धनीयता भी धातुओं का एक गुण है, धातुओं में नहीं पाया जाता है, और प्रत्येक धातु में ये गुण अलग अलग होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक गुण और होता है तन्यता। तो तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं में तन्य यानी तनाव सहन करने की एक क्षमता होती है, और तनाव सहन करने की क्षमता का तात्पर्य यह होता है कि धातुओं के खिंचाव के द्वारा लंबे लंबे पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं। अधातुओं में यह गुण भी नहीं होता है, यानी तन्यता का मतलब है धातुओं के पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोने से करीब 2 किलोमीटर लंबा तार, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर होगी, इतना लंबा तार भी खींचा जा सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि टेंसल स्ट्रेंथ जो है वो गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आभूषण बनाने में
गोल्ड की बहुत पतली और इस तरह की जो इकाइयां हैं, यानी जो कड़ियां हैं, जो तार हैं, उनका उपयोग जो है वो कर लिया जाता है, जबकि दूसरे मेटल्स में ये चीज देखने को नहीं मिलती है या कम देखने को मिलती है। तो गोल्ड में बहुत अधिक तन्यता होती है। इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं और एक अन्य प्रॉपर्टी है, 5 या 6 नंबर जो भी हो, एक अन्य प्रॉपर्टी है कि धातुएं जो है वो ऊष्मा की चालक होती है। किसी धातु की छड़ के अगर एक सिरे को गर्म करते हैं तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। अधिकांश धातुओं में ऊष्मा की चालकता देखने को मिलती है, लेकिन कुछ धातुएं जैसे गैलियम है, लेड है, ये धातुएं ऊष्मा का संचालन नहीं करती। ऊष्मा का संचालन नहीं करती या ऊष्मा की कुचालक होती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बैटरी के जो टर्मिनल वगैरह हैं ये इसके बने होते हैं, क्योंकि ये करंट के बावजूद भी ये ज्यादा गर्म नहीं पड़ते हैं। इसके बाद और बात करते हैं कि धातुएं जो हैं वो विद्युत की चालक होती है, और आप लोगों को बताया भी था, हम एक उसमें चालन की चर्चा कर चुके हैं, विद्युत चालन किस प्रकार होता है। धातुओं में विद्युत का संचार धातुओं की सतह पर पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो धातुओं की सतह पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके कारण धातुएं विद्युत का चालन करती हैं, तो अधिकांश धातुएं विद्युत का चालन करती हैं। इनकी चालकता अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये विद्युत के अच्छे चालक हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी जो कि भौतिक गुण है धातुओं के, इनको हमने पढ़ा। और इसके बाद में एक थोड़ा सा फोकस हम नॉन मेटल्स के कुछ भौतिक गुणों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो अधातुओं के भौतिक गुण, देखिए अधातुओं के भौतिक गुणों में सबसे पहला गुण तो है कि अधातुएं जो हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। दूसरी बात ये होती है कि अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक बहुत रेयर केस देखने को मिलती है। अधातुएं प्रायः धूसर और मटमैले रंगों की होती हैं। इनमें केवल आयोडीन ऐसा है जिसमें कुछ चमक दिखाई देती है, यानी विशेष प्रकार की चमक हमें देखने को मिलती है। और वो तत्व कौन सा होता है? आयोडीन। अधातुएं चूंकि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, अधातुओं में भी कार्बन एक ऐसा अधातु है जो विभिन्न अपर रूपों में दिखाई देता है। कार्बन एक ऐसा धातु है जो विभिन्न अपर रूपों में दिखाई देता है। और कार्बन के जो दो मुख्य अपर रूप होते हैं, जिनमें एक डायमंड है और एक ग्रेफाइट है। तो डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड जो है वो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। डायमंड पृथ्वी में यानी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है, यानी सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन ये एक नॉन मेटल है। दूसरी बात करें कि नॉन मेटल जो होते हैं वो प्रायः ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। इसके बाद हम और यहां पर बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपसे बात की कि डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। तो यहां अपर रूपता क्या होती है या अपर रूप क्या होते हैं? जब कोई तत्व अपने एक से अधिक रूपों को प्रदर्शित करता है तो उसके इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। और जितने रूप वो प्रदर्शित करता है
वो सभी रूप उस तत्व के अपर रूप कहे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अधातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण भी नहीं होता है। अधातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण भी नहीं होता है, क्योंकि अधातुएं आघात पर बिखर जाती हैं। अधातुओं के ऊपर जब हम कोई प्रहार करें तो वो बिखर जाती है, टूट जाती है, उनमें बढ़ने का गुण नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सल्फर है, कार्बन है, हमें कोयले का टुकड़ा ले और हथौड़े से चोट लगा दे तो इसका चूर्ण जो है वो बन जाएगा। ऐसे ही सल्फर जो है, गंधक जो है, इसका एक टुकड़ा ले और किसी वस्तु से अगर उसको पीटे तो वो बिखर जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो आघात वर्धनीयता नहीं होती है, अधातुओं में तन्यता नहीं होती है, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक नहीं होती है, अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, केवल आयोडीन में चमक देखने को मिलती है। चालकता का गुण जो है वो ग्रेफाइट में देखने को मिलता है। और अधातुएं प्रायः निम्न गलनांक वाली होती हैं, क्योंकि ये ठोस द्रव गैस सभी अवस्थाओं में पाई जाती है। लेकिन इनमें कार्बन का एक अपर रूप डायमंड है, जो कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अगले नए लेक्चर में हम धातुओं के रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसमें आता है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है, आप जरूर उसे पढ़ें। और बाकी धातुओं के रासायनिक गुण और धातुओं के निष्कर्षण की जो विधि यानी मेटलर्जी है, वो इसमें हम आपको 2 वीडियो में इस पार्ट को हम खत्म कर देंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।